हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रमन्स फिजिक्स फंडास। लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो जो भी दिया गया है उसमें हमने मेजरली देखा था कि स्पीड क्या होती है, स्पीड का रिलेशन टाइम के साथ क्या होता है और डिस्टेंस के साथ क्या होता है। साथ में जब टाइम और डिस्टेंस अलग अलग होता है तो उस केस में हम एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं। टाइम इंटरवल अगर सेम है और डिस्टेंस इंटरवल अगर अलग अलग है तो उस समय एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर डिस्टेंस इंटरवल सेम है और टाइम इंटरवल अलग अलग है तब हमने देखा था कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट वाला ये वीडियो है। अगर कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में सीख लेते हैं और उसको अप्लाई करना सीख जाते हैं तो फिजिक्स सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल और थ्योरी पोर्शन आपका। होता यूं है कि बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट का वीडियो ढंग से नहीं देखते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, तो उनसे न्यूमेरिकल कभी भी नहीं हो पाएगा जब तक आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा कि किसी न्यूमेरिकल पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, तब तक आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो का आप शुरू से एंड तक बड़े ध्यान से देखें और साथ में मैं ये चाहता हूँ कि आप कोशिश ये करें कि जब वीडियो को देख लेते हैं तो बुक से 2-4 क्वेश्चन को खुद ही अटेम्प्ट करें। नहीं होता है, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हम भी इनकरेज होते हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और जो पहला टॉपिक आज हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं वेलोसिटी। आखिर वेलोसिटी होता क्या है ये देखने वाले हैं। वेलोसिटी आपने बचपन से नाम सुना होगा कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का वर्ड, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब रेट ऑफ डिस्टेंस क्या था, स्पीड था, और रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी बताने की आपको जरूरत नहीं है कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं तो आपकी पोजीशन में जो चेंज आती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप घर से मार्केट जाते हैं तो आपकी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर आप घर से मार्केट जाते हैं, मार्केट में कोई काम है और उसके बाद काम करके वापस आप घर पे आ जाते हैं तो आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन घर ही है, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा सिंपल है डिफाइन करना। इसका मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन आप निकालते कैसे हो? चेंज इन पोजीशन निकालते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर घर और मार्केट वाली बात करें तो मार्केट का डिस्टेंस माइनस घर का डिस्टेंस, वो तो जीरो ही है, ओरिजिन सपोज कर रहे हैं हम घर को, तो मार्केट का डिस्टेंस माइनस जीरो वो आपको चेंज इन पोजीशन दे देगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को फिलहाल हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आखिर हो क्या जाएगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे बोलते हैं आप, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 बोलते हैं। अब x2 और x1 है क्या, तो x2 है हमारा फाइनल पोजीशन और x1 क्या है, इनिशियल पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का। अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे xy प्लेन में है, इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी x1 डिस्टेंस अवे और फाइनल पोजीशन इसकी x2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये थोड़ा ना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो x2 है। तो आप क्या करेंगे, x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है ये इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको बचपन के क्लास में आप डेल्टा x अपॉन डेल्टा t भी लिखते थे, जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम dx अपॉन dt भी लिखेंगे, लेकिन ये फिलहाल बाद की बात है, ये हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के टर्म में सीखेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल सपोज करते हैं और इस एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल आपको बहुत 1-2 क्लास आगे तक याद रखनी है ताकि आप जब याद रखते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं।
तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है कि मैं एक टेबल कंसीडर करता हूँ और इस टेबल में डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिखाना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास नीचे हमने क्या कंसीडर कर लिया, यहाँ पे टाइम कंसीडर कर लिया। टाइम की यूनिट ऑफ कोर्स हमारी सेकेंड में है और ऊपर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट ऑफ कोर्स मीटर। अब टाइम सपोज करो तो टाइम 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट जो है 2 मीटर है, 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर है एंड 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और उस ग्राफ से हम देखते हैं कि वेलोसिटी कैसे मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक्स एक्सिस पे टाइम ले, बट फॉर कन्वीनियंसी हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट को कौन से एक्सिस पे लेते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे लेते हैं। अब जब टाइम आपका 1 सेकेंड था, 1 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर थी, तो ये यहाँ पे आप डॉट लगा दें। अगर टाइम 2 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो आप यहाँ पे डॉट लगा दें। अगर डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है तो टाइम 3 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर। टाइम 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर, तो आप यहाँ पे डॉट लगा दें। नेक्स्ट क्या है, अगर 4 पे आप देखें तो ये 8 है, तो 4 पे 8 का मतलब यहाँ पे डॉट। अगर आपको कहा जाए कि भैया ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये ग्राफ आप ब्लाइंडली कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, जो स्लैंट ग्राफ आ रही है हमें, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ जो स्लोप है, जो आप देख रहे हैं स्लैंट है, वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम गिव्स यू व्हाट, वेलोसिटी। एक और नई बातें आपको पता चलनी चाहिए। पहली बात क्या पता चलनी चाहिए यहाँ पे कि स्लोप, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम गिव्स यू वेलोसिटी। दूसरी बात आपको ये पता चलना चाहिए कि स्लोप का मतलब हमेशा क्या होता है, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा का फॉर्मूला मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देख लेते हैं कि कैसी इस ग्राफ में परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें स्लोप देता है या फिर वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी इसीलिए देगा क्योंकि ये ग्राफ किसका है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। तो ऐसा नहीं कि हर एक ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, नहीं, वो डिपेंड करता है कि कौन से दो फिजिकल क्वांटिटी का स्लोप आप निकाल रहे हैं। फिलहाल हम डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हैं, तो वो वेलोसिटी देगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते तो वो एक्सेलरेशन देता है। तो ऐसे अलग अलग ग्राफ के स्लोप आप निकाल सकते हैं, टेन थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन ये केयरफुल रहें कि ग्राफ किस किस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में है, उसके रिस्पेक्ट में ही स्लोप का नाम चेंज होगा या स्लोप आपको मिलेगा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास ये एंगल थीटा है। थीटा अगर एंगल है तो ऑफकोर्स टाइम एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, टाइम एक्सिस हमारा बेस हो जाएगा। और अगर एंगल थीटा ये है तो किसी दो टाइम इंटरवल के लिए मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे 2 टाइम इंटरवल के लिए बात कर, तो इसको हम T1 बोलेंगे और इसे हम क्या बोलने वाले, 4 मीटर को क्या बोलने वाले हैं, इसे हम X1 बोलेंगे। और दूसरा अगर 4 सेकेंड की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 4 सेकेंड को T2 बोलेंगे। और फिर इसके ऊपर जो 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे, X2 बोलेंगे। और हमें स्लोप निकालनी है, मतलब इस टाइम इंटरवल का हमने स्लोप निकालना है। पूरे ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं आप इस थीटा से, या फिर किसी टाइम इंटरवल का स्लोप भी निकाल सकते हैं आप। तो ये ग्राफ का हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर मैं ये आपसे बेस पूछूं तो बेस इतना आप क्या बताएंगे कि ये कितना होगा, तो ये होगा T2 माइनस T1। और इवेंचुअली अगर मैं ये वाला साइड पूछूं कि परपेंडिकुलर कितना होगा, तो आप बोलेंगे X2 माइनस X1, क्योंकि ये इस लेंथ को करस्पॉन्ड करेगा
और ये जो T2 माइनस T1 है इसको करस्पॉन्ड करेगा, तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। अब बात रही है एंगल थीटा की, तो ये एंगल और ये वाली एंगल दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों एंगल इक्वल होगी, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो हम tan थीटा यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आया हमारे पास, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय बेस, और बेस क्या है T2 माइनस T1। इवेंचुअली x2 माइनस x1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो x2 माइनस x1 की अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 करेंगे तो 4 माइनस 2 सेकेंड, तो 4 माइनस 2 सेकेंड। और ये जो आपको मिल जाएगा वो कितना मिल गया आपके पास, 4/2 दैट इज 2, ये क्या मिला 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है इसीलिए 2 मीटर पर सेकेंड आपको वैल्यू मिल गया। इवेंचुअली आप क्या देखते हैं यहाँ पे कि हो ऐसे रहा है कि ये जो 2 मीटर पर सेकेंड मिला आपको, या फिर x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 मिला, ये एक स्लोप का फॉर्मूला है, और वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। तो हम ये बात तो कंक्लूड कर ही सकते हैं, हमारी पहली लर्निंग जो थी वो ये थी कि स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ क्या देता है आपको, उसका स्लोप क्या देता है, तो वो देता है आपको वेलोसिटी। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई वेलोसिटी मिलेगा स्लोप से, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो स्लोप से वेलोसिटी मिलेगा, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको मैं अब इस टेबल में ग्राफ के बिना ग्राफ के मदद से आपको वेलोसिटी पूछूं तो देखिए क्या होता है। 2 डिवाइडेड बाय 1, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 2। आप फिर से क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी कितना है, 2 ही है, और हमने इस स्लोप से भी क्या देखा कि वेलोसिटी कितना आया, 2। मतलब वेलोसिटी फिलहाल इस ग्राफ के लिए क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप इस ग्राफ का कांस्टेंट है। तो दूसरी लर्निंग जो हमारी यहाँ पे ये होती है कि अगर वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करना है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर हम tan थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो वेलोसिटी को दे देगा। तो इसके ऊपर हम बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्विकली, और उससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। बट इस टेबल को आप याद रखिए जिसमें क्या था, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 2i है, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 2, और 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 2, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी 2, और डिस्प्लेसमेंट जबकि वैरी कर रहा था, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल से वैरी कर रहा है। नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये ग्राफ है, ऑफ कोर्स उसको xt ग्राफ भी हम बोल सकते हैं, टाइम सेकेंड में और x मीटर में। और xt ग्राफ में अगर देखेंगे तो 2 ग्राफ हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है, जैसे a ग्राफ और b। ऑब्जेक्ट a का ग्राफ है और ऑब्जेक्ट b का ग्राफ, और ऑब्जेक्ट जो b है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है टाइम एक्सिस के साथ, और ऑब्जेक्ट a 60 डिग्री का एंगल बना रही है टाइम एक्सिस के साथ। तो इस केस में आपको कह सकते हैं कि भैया ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 कितना है और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 कितना है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए अभी बताया आपको, कोई ये नहीं देखना है कि वैल्यूज दिया हुआ है ये नहीं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर ही लो। लेकिन अगर वैल्यू नहीं दिया हो, सिर्फ ग्राफ दिया हो, तो इसका मतलब वैल्यू के साथ हम नहीं करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, tan थीटा करके, क्योंकि अभी अभी देखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप मतलब tan थीटा आपको वेलोसिटी दे देता है। तो अगर a का मुझे चाहिए कि वेलोसिटी क्या होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे, और b की वेलोसिटी अगर चाहिए तो इसे क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री चाहिए। तो इसका मतलब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। अब ध्यान ये दीजिए कि एग्जाम में हो सकता है इस दोनों वैल्यू का रेशियो पूछा,
आपको क्या पूछ सकते हैं कि भाई वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी का रेशियो बताइए। तो ऑफ कोर्स हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेशियो क्या आएगा, √3 नच के ऊपर जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 गिव्स यू व्हाट, 3। तो 3:1 इसका रेशियो आ जाएगा। VA:VB का रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 3:1। तो ये तो फाइनल फॉर्मूला रहा कि कैसे हम स्लोप के जरिए से फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी। हाउएवर आपने याद ये रखनी है यहाँ पे कि एंगल किसके साथ लेनी है, टाइम एक्सिस के साथ। बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि आपको एंगल टाइम एक्सिस के साथ ना देके आपको हो सकता है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ एंगल दे दो। जैसे ये एंगल है, मान लेता हूं मैं, ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, या तो cot 60 लिखेंगे, नहीं तो आप टाइम एक्सिस के साथ अगर एंगल देखें तो वो कितना है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो होगा इस केस में वो 10-30 होगा। या फिर अगर आपको 60 डिग्री वाला एंगल लेना है तो ये क्या हो जाएगा, cot 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों ही आपको वेलोसिटी दे देगा 1/√3। तो आई होप कि बच्चों समझ में आ रहा है तो वीडियो पे कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो सो फार स्टूडेंट आप क्या सीख चुके हैं कि स्लोप कैसे निकाला जाता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप कैसे निकाला जाता है और कैसे उसको आप वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीजें आपने जो सीखा वो सीखा कि वेलोसिटी कैसे हमारा कांस्टेंट रहता है। जब रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। वो टेबल भी आप याद रखिए। अब जो हम सेक्शन में प्रोसीड करने वाले हैं वो सेक्शन में प्रोसीड करेंगे कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या देता है और एरिया। ध्यान रखो बच्चों तुम कि मैंने 2 स्टेटमेंट बोले कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा और एरिया क्या देगा। तो दोनों ही चीज को हम देखते हैं। नाउ द ग्राफ इज बिटवीन, जो हमारा ग्राफ अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो ग्राफ चलने वाला है भाई वो ग्राफ किसके बारे में चलेगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में चलेगा ये ग्राफ। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ ऐसे रैंडमली मैं सपोज कर लेता हूं कि अगर ये हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप है, जो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड में दिखा दिया और टाइम की यूनिट हमने सेकंड में, तो इसका स्लोप क्या दे देगा, इसका स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा वेलोसिटी अपॉन बेस क्या हो जाएगा हमारा, टाइम हो जाएगा। तो एक बार बताओ, अगर tan थीटा हमारा वेलोसिटी है अपॉन टाइम है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो पहली चीज हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि एक्सेलरेशन हमें कैसे मिलता है। एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिलता है। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का स्लोप तुम्हें क्या दे देता है, एक्सेलरेशन दे देता है। मतलब ग्राफ अगर वेलोसिटी और टाइम का दिया हुआ है, तो ग्राफ अगर वेलोसिटी टाइम का दिया हो तो उसका स्लोप तुम्हें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। और एक्सेलरेशन मतलब वही आपका tan थीटा, और tan थीटा मतलब एंगल दिया हुआ, तो एंगल के फॉर्मेट में नहीं तो वैल्यू दिया हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अगर वैल्यू दिया हो तो हम v2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर देंगे और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा t भी लिखते हैं, या फिर डिफरेंशिएशन में इसको हम dv अपॉन dt भी लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे मिल जाता है हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से उसके स्लोप निकालने से, मतलब tan थीटा निकालने से। है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि अब हमें दूसरा स्टेटमेंट सीखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि हमारे पास अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट, तो इस ग्राफ का एरिया क्या देगा। सपोज करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, इतना एरिया ये इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है बच्चों डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को।
ये एरिया या तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा या डिस्प्लेसमेंट। तो पहली बात हमने क्या कर ली यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है तुम्हें, एक्सेलरेशन दे देता है। लेकिन दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, तो तुम्हें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। अब कहोगे ये कैसे सर, तो ये कुछ इस तरीके से है कि अभी अभी तुमने क्या देखा कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको लेंथ बोल दूं, वेलोसिटी को लेंथ बोल दूं, टाइम को अगर ब्रेथ बोल दूं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया के बराबर। तो मुझे डिस्टेंस को क्या बोलना पड़ेगा, एरिया। तो कुछ इस ढंग से सीखो कि भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे देगा तुम्हें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे देगा तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट दे देगा या फिर डिस्टेंस दे देगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन में जो टेबल बनाया था उसी टेबल का हम दोबारा से यूज करेंगे। और वो टेबल में क्या था, तीन चीजें थी हमारे पास। यहाँ पे टाइम था, इधर डिस्प्लेसमेंट था और इधर वेलोसिटी था। टाइम 1 सेकेंड पे भी हमने वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही देखा था, 2 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड ही देखा। साथ में हमने यहाँ क्या देखा था कि भाई 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर था, 2 सेकेंड पे 4 मीटर, 3 सेकेंड पे 6 मीटर और 4 सेकेंड पे 8 मीटर। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना ड्रॉ करके मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ इसी टेबल के लिए, इस टेबल के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो हमारे पास टाइम एक्सिस पे, इसको सेकेंड में रिप्रेजेंट कर दो टाइम एक्सिस को, तो ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड है हमारे पास। लेकिन वेलोसिटी की अगर बात करूं तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में हम कंसीडर कर रहे हैं। 2 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो अगर ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें इसका, इस टेबल का ड्रॉ करने हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन। अब एरिया निकालते हम इस ग्राफ का। अगर स्लोप देखोगे यहाँ पे तो स्लोप 0 है। स्लोप क्या है, 0। स्लैंट हाइट तो है नहीं, या स्लैंट तो है नहीं, स्लाइड तो कर नहीं रहा, तो स्लोप हम कह देते हैं 0। मतलब अगर स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, 0। और एक्सेलरेशन जब 0 तो वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। तो ऐसे भी तुम इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन हमारा ध्यान स्लोप पे नहीं जाना चाहिए, एक्सेलरेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारा पूरा दिल दिमाग किधर जाना चाहिए कि एरिया कैसे दे देता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे दे देता है। इसके ऊपर पहले ये कॉन्सेप्ट सीख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन भी देता हूँ, उस क्वेश्चन को भी करना हो। जैसे मान लेते हैं कि 3 सेकेंड का एरिया निकालना है मुझे, इस ग्राफ का एरिया। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये एरिया जब फाइंड आउट करोगे तो लेंथ कितनी है इसकी, जैसे मैंने क्या बोला, वेलोसिटी को लेंथ मानो। तो अगर एरिया फाइंड आउट करोगे तो लेंथ कितनी है इसकी, 2 है। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ टाइम को हमने बोला है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 6 आ गया। इसका मतलब हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 सेकेंड पे 6 होना चाहिए। और देखो यहाँ पे है भी 3 सेकेंड पे 6 है। सिमिलरली अगर 4 सेकेंड की बात कर लें तो 4 सेकेंड पे अगर एरिया निकालोगे तो ये पूरा का पूरा एरिया कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 8 मीटर। मतलब 4 सेकेंड पे ये डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, 8 मीटर। और अब हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके, मतलब एरिया के फॉर्मेट में हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आई होप कि बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट।
अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में ये एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है और ये एरिया नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर एरिया पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे। तो जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे एक ग्राफ, और ये ग्राफ ऑफ कोर्स किसके बारे में रहने वाला है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ऐसे रैंडमली सपोज किया, और रैंडमली सपोज करते समय यहाँ पे 1 है, ये पीक वैल्यू 2 पे, तो 2 तक जा रही है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, और ये नेगेटिव में जो वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ पे -1 तक दिया हुआ है। मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी को दिखानी है और टाइम को सेकेंड में दिखानी है SI यूनिट में। अगर SI यूनिट में नहीं है तो तुम SI यूनिट में कन्वर्ट कर। अब इस ग्राफ में तुमने दो तरीके के एरिया देखोगे, एक पॉजिटिव एरिया है हमारा और एक नेगेटिव है। तो पहले पॉजिटिव एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये एरिया फाइंड आउट करोगे तो ये एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस कितना है इसका, 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट कितनी है इसकी, 2 है, हाइट कितनी है, 2 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 कैंसल, ये एरिया कितना आ गया, 4। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्टेंस देता है, उसकी यूनिट होती है मीटर, डिस्प्लेसमेंट देता है, उसकी यूनिट होती है मीटर, तो यूनिट भी। अब नीचे वाला एरिया हम लोग फाइंड आउट करना है। तो नीचे वाला अगर एरिया फाइंड आउट करोगे तो A2 इक्वल टू अब क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है इसका, बेस है फ्रॉम 4 to 6, तो बेस कितना हुआ इस दोनों का डिफरेंस, तो बेस आ गया हमारे पास 2, मतलब 6 - 4, 2 आ गया। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट देखो तो -1, तो ये 2 कैंसल, एरिया A2 की वैल्यू कितनी आई, -1 मीटर। अब तुमसे जब डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डिस्टेंस के लिए क्या तुम ये पहले से जानते हो कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस के लिए चाहे एरिया A1 हो या चाहे एरिया A2 हो, दोनों को पॉजिटिव लेना है। मतलब हमें 4 मीटर को भी पॉजिटिव लेना है और 1 मीटर को भी पॉजिटिव लेना है। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर। बट अगर डिस्प्लेसमेंट कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए जो चीजें पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही है और जो चीजें नेगेटिव है वो नेगेटिव ही है। मतलब यहाँ पे 4 मीटर को पॉजिटिव लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एरिया नेगेटिव में है उसको नेगेटिव में ही लेना, तो -1 मीटर लिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 3 मीटर। तो डिस्टेंस इस क्वेश्चन के लिए है 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया तुम्हें डिस्टेंस भी दे देता है एक साथ और डिस्प्लेसमेंट भी दे देता है। अब ये एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को तुम खुद ही बैठ कर करो, थोड़ा सा सोचना, ट्रेपेजियम के हिसाब से करोगे या ट्राइंगल के हिसाब से करोगे, रेक्टेंगल के हिसाब से करोगे, कैसे भी कर लो, तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उतना ही आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें और कंसोलिडेटेड और ज्यादा अच्छे नॉलेज हो जाए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है हमारे पास, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है। और यहाँ 1, ये 2, ये 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ये 7, और ये मैंने कंसीडर किया 2, और नीचे मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पे -2। तो तुमने ये बताने कि इस ग्राफ का डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चाहो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हो एंड मैं जरूर उसका फीडबैक तुम्हें दूंगा। अब बच्चों जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। सुनो, अब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में अलग अलग वेलोसिटी के साथ मोशन में हो, तब हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, अगर तुम ट्रेन में ट्रेवल किए हुए और तुम्हारी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और तुम पड़ोस की ट्रेन को देखते हो, तो तुम्हें ऐसा फील होता होगा कि भाई मेरी ट्रेन चलने लगी।
लेकिन जब इधर देखते हुए तुम्हें ऐसा फील होता है कि मेरी ट्रेन चलने लगी, क्योंकि साथ में एक और ट्रेन थी, उसके वजह से फील होता है कि मेरी ट्रेन चलने लगी, क्योंकि वो ट्रेन तुम्हें चलती हुई नहीं दिखाई देती है, अपनी ट्रेन चलती हुई दिखाई देती है। बट उसी समय तुम इधर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि भाई प्लेटफॉर्म तो रुका हुआ है, इसका मतलब मेरी ट्रेन नहीं चल रही, पड़ोस वाली ट्रेन चल रही है। ऐसा तुमने नोटिस किया होगा। वैसे भी तुमने नोटिस किया होगा कि जब ट्रेन आगे जा रही होती है तो तुम देखोगे जमीन अगर नीचे देखोगे या फिर पेड़ पौधे को, जो दूर पेड़ पौधे हैं उसको देखोगे, तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि मेरी ट्रेन तो वहीं खड़ी है, ये जमीन पीछे की तरफ भाग रही है। या फिर क्या हो रहा है कि ये जो पेड़ पौधे हैं ये पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो होता यूं है कि जहां पे दो ऑब्जेक्ट की बात आती है, कि दो ऑब्जेक्ट आपस में रिलेटिव मोशन की बात आती है, तो वहां पे हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे तुम और मैं रेस लगाते हैं, सपोज कर लो कि तुम और मैं रेस लगाते हैं। ऑफ कोर्स जीतोगे, फिलहाल मैं मान लेता हूं कि तुम ही जीतोगे। ये तुम हो बच्चे, वी ये तुम्हारी स्पीड है और वी एम मेरी स्पीड है। तुम मुझे क्या कर देते हो कि सर ये 500 मीटर की रेस है, आप ना लीड ले लो, क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा है, आपकी स्पीड कम है। आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, आप उसेन बोल्ट की स्पीड से भागते हो, और मैं सर 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता हूं या भागती हूं, इसलिए मैं आपको हरा दूंगी, तो आप थोड़े से लीड ले लो। चलो मुझे लीड तुमने दे भी दिया, और जब मैं इतना डिस्टेंस आगे निकल आया ना, तो तुम्हारे मन में तुरंत लालच आया, और तुम फिर क्या करते हो कि अगर आप ज्यादा लीड दोगे तो तुम्हारे सर तुमसे जीत जाएंगे, तो तुम फिर भागना शुरू करते हो। तो कुछ देर बाद तुम्हारी और मेरी पोजीशन कुछ ऐसे रहेगी, यहाँ पे मैं रहूंगा, यहाँ पे तुम रहोगे। कुछ देर बाद हो सकता है कि तुम और मैं हम दोनों मिले, और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा कि मैं यहीं पे रहूंगा और तुम यहाँ पे लक्ष्य पे पहले पहुंच जाओ। और ये मैं चाहता भी कि जिंदगी में जो लक्ष्य तुमने हासिल करना है उस पे पहले पहुंचो। तो फैक्ट ये है बच्चे कि इस पूरे मोशन में देखोगे तो क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट की आपस की रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा चेंज हो रहा है। मतलब whenever there is a relative change in the position of object with respect to time, तो वहां पे हम कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी को हम डिफाइन कर देते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। रिलेटिव पोजीशन क्यों, क्योंकि कभी तुम मेरे पास थे, कभी तुम मेरे साथ थे, कभी तुम मेरे मुझसे दूर जा चुके थे। तो रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस रिलेटिव वेलोसिटी को हम डेराइव कैसे करें, तो डेरिवेशन सीख लो, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करना। एनसीईआरटी में एक लास्ट एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज में भी एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, एक बेल्ट पे एक बच्चा माँ और बाप के बीच में घूम रहा है, वो वाला क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन तुमसे अटेम्प्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से। तो अब सपोज कर लेते कि दो ऑब्जेक्ट है, उसका रिलेटिव वेलोसिटी हम फाइंड आउट कैसे करें। तो दो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, आपने क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट को फिलहाल ओरिजिन पे रख देना। एक्स ए भी यहीं पे है और एक्स बी भी है, और ओरिजिन पे तो एक्स ए इक्वल टू क्या है, 0, एक्स बी इक्वल टू 0। मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1 भी 0, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 भी 0। और कुछ देर बाद दोनों में रेस होती है, और इसकी वेलोसिटी है va और दूसरे वाले की वेलोसिटी है vb। तो अगर रेस होती है तो कुछ देर बाद मान लेते हैं कि b ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, xb बोलेंगे, और a ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, xa बोलेंगे। तो अगर तुमसे पूछा जाए xa इक्वल टू कितना होगा, तो तुम कहोगे कि भाई जितना टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे वेलोसिटी से, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या, वेलोसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो va इंटू टी कर दिया। और उतने ही टाइम में ओरिजिन से जो पार्टिकल b है वो कहाँ पहुंच गए, ओरिजिन से b पॉइंट पे पहुंच गए।
तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, वी बी इंटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इसको यूजुअली वी ए माइनस वी बी लिखते हैं। तो इस दोनों इक्वेशन को तुमने क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी मल्टीप्लाई बाई टी। और यहां से वी ए माइनस वी बी अगर फाइंड आउट करते हो तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एक्स ए माइनस एक्स बी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, जो दोनों के बीच में कॉमन टाइम है वो टाइम हमने देख लिया यहाँ। तो ये वी ए माइनस वी बी को क्या लिखोगे, इसी को तो हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो वी ए माइनस वी बी जो आया है उसका मतलब क्या हुआ, तो भैया दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। अगर यहीं पे हमें फाइंड आउट करना होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम क्या लिखते हैं इसको, बी बी माइनस बी ए लिखते हैं इसको, बी बी माइनस बी ए। तब हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें बी का फाइंड आउट करना है रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट। लेकिन नॉर्मली हमने ऊपर वाले इक्वेशन में किसका फाइंड आउट किया, ए का फाइंड आउट किया विद रिस्पेक्ट टू बी के। तो यहां एक चीज और दिख रहा होगा तुम्हें कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को देखो और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए को देखो, तो आपस में ये इक्वल है बट अपोजिट। मतलब नीचे वाले इक्वेशन को माइनस से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो आपस में इनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होती है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में हमें जाती हुई दिखाई देती। इस वजह से जब ट्रेन आगे चलती है तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि जमीन पीछे जा रही है, क्योंकि तुम अपना रिलेटिव वेलोसिटी जमीन के साथ निकाल रहे होते हो, तो जमीन पीछे जाती हुई दिखाई देती है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म दूसरी प्लेटफॉर्म पे आगे की तरफ निकली तो तुम्हें ऐसा फील हुआ कि मेरा ट्रेन चल चुका है और मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ ट्रेन या जा रहा हूं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तुमने फाइंड आउट कर लिया, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट कर लिया। ध्यान रहे कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ए का और बी का, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था, सेम डायरेक्शन। मतलब कार ए कार बी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन यहीं पे अगर अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी वो देख लेते हैं। तो सपोज कर लेते कि हमारे पास वही केस है, बी ए की डायरेक्शन इधर है और वी बी की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो अभी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी ए विद रिस्पेक्ट टू वी बी, तो ये तुमने क्या देखा था, अगर सेम डायरेक्शन के केस में है तो सेम डायरेक्शन के केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या देखा था, बी ए माइनस ऑफ बी बी देखा। अब डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा यहां से, क्यों डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा, क्योंकि वेक्टर है वेलोसिटी। तो इसका मतलब बी ए तो चलो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लो, लेकिन अगर वीबी की बात करोगे तो वीबी को तुम किस में लोगे, नेगेटिव में लोगे, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस ऑफ वीबी लिखोगे। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में निकालना हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, बी ए प्लस बी बी आ गई। सिमिलरली अगर तुम्हें फाइंड आउट करना हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो जब ये सेम डायरेक्शन में था तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमने क्या फाइंड आउट किया था, बी बी माइनस ऑफ बी ए। तो अगर यहां पे देखोगे तो बी बी को किस में लेंगे, बी बी को ऑफ कोर्स हम किस में लेंगे, माइनस में। तो माइनस बी बी, और बी ए को किस में लेंगे, प्लस में। तो माइनस ऑफ बी ए, माइनस कॉमन ले लो, ये कितना आया, बी बी माइनस बी बी प्लस बी ए आया। तो अगेन तुम देख रहे हो कि ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटी आपस में इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि सेम डायरेक्शन में तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में तुम देख रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं।
अब बच्चों इसके बेस्ड तुम एग्जाम्पल कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे 3.10 है, मंकी वाला क्वेश्चन, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के 3.25 क्वेश्चन कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन वगैरह करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डाउट क्लियरेंस के लिए डाल सकते हो। अगर आंसर मैच नहीं होता है तो, इफ इन केस मैच हो जाता है तो वेल एंड गुड। तो आई होप कि बच्चों तुम्हें वीडियो लेक्चर समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। रिलेटिव वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो चीजें देता है। अगर उसका स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन देता है, एरिया निकालते हैं तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। तो ये सारी चीजें हमने आज के वीडियो में सीखा। अगली क्लास में हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट करेंगे। और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट इसीलिए करेंगे क्योंकि हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो सीखना। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।